हमें डिजिटल स्टूडियो की तरफ जाना है फरवा, वहाँ पे अली हैदर हमारा वेट कर रहे हैं, नूर फातिमा चीमा हैं, जुनेद हैं और मौलाना ने क्योंकि बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया है इस सारे अमेंडमेंट के प्रोसेस में। उन्होंने कब कहाँ किससे मुलाकात की, कितना टाइम लगा, टाइमलाइन भी देखते हैं, ट्रेजेक्ट्री भी देखते हैं। ओवर टू यू डिजिटल स्टूडियो। बहुत शुक्रिया जुनैरा। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि मौलाना इस वक्त मरकज़ बने हुए हैं, अहमियत उनकी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी है। वो कभी भी इरेलेवेंट तो नहीं रहे, लेकिन क्या क्या तजावीज़ आई हैं मुख्तलिफ की तरफ से इस आईनी मुसवदे को लेकर, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। और हमारे साथ अली हैदर भी हैं और वो आपको एलैबोरेट करेंगे। हम पहले आपको बताते हैं कि बुनियादी तौर पर क्या निकात है जो कि मौलाना की तरफ से तजवीज़ किए गए। तो अली भाई, ये 1 जनवरी 2028 से सूद का वो कह रहे हैं कि मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, इस्लामी मॉनिटरी सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा, फिर जुडिशल काउंसिल के जो सदर चीफ जस्टिस होंगे और इसके अलावा अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल होंगे और 4 अरकान पार्लियामेंट के अलावा एक खातून या गैर मुस्लिम मेंबर होगा। ये तजवीज़ है मौलाना। और कहा यह भी जा रहा है कि जो पहली तजवीज़ है वो मान भी ली गई है मौलाना की। लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, इंशाल्लाह आगे जब प्रोग्राम्स हम करेंगे, फिर यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के स्पेशली मौलाना के नुमाइंदे जब होंगे, कि ये प्रैक्टिकल कैसे है, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बैंकिंग इकोनॉमी का पूरा ढांचा है वो तब्दील करना पड़ेगा। सूदी निजाम ने जकड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। और ये बहुत एक बड़ा अमल, बहुत बड़ा काम होगा। रेस्ट एश्योर्ड, मौलाना ने जो है वो ना सिर्फ अपने मुतालिबात में से एक मुतालबा मनवा लिया, बट वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं ना, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अच्छा, आपको लगता है कि वो जो असल मुद्दा है जिस पे बात हो रही है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, आखिर तो असल मामला यही है कि सबका इत्तेफाक राय हो जाए, ना कि नंबर पूरे होना एक चैलेंज है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। आप एग्री करेंगे इस मामले? एग्जैक्टली। अब थोड़ी देर पहले अगर आपको अभी देखा होगा, हम नाज़रीन को दिखाया है एक न्यूज की स्क्रीन पे कि मौलाना और बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मौलाना ने तो हामी भरी है कि चलिए वो जाएंगे, लेकिन पीटीआई ने कह दिया है कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगेन आखिरी लम्हे तक जुनैद एंड नूर फ्लिपिंग हो सकती है। और ये मामला जो है ना वो क्रिटिकल हो चुका है, सनसनीखेज मरहले में पहुंच चुका है। जरा बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ हैं इस मुसवदे में लेकर, उस पर भी रोशनी डालते हैं, जिसमें सबसे पहले तो है कि पॉइंट जजेस को हटाने के लिए आर्टिकल 209 में तब्दीली की तजवीज़ उन्होंने दी है पीपल्स पार्टी ने। इसके अलावा आइनी अदालतों के जजेस को हटाने के लिए सुप्रीम आइनी काउंसिल की तजवीज़ भी दे रखी है पीपल्स पार्टी ने। और जो एक और अहम पॉइंट है वो आइन के आर्टिकल 184 को ख़त्म करके तरमीम की जाएगी। पीपल्स पार्टी, मैं इससे पहले हम आगे बढ़े, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा बकौल उनके जो नुकसान पहुंचा है वो इस एक आर्टिकल ने पहुंचाया है। सिंस अगर आप देखेंगे 2008 में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से लेके अब तक यूसुफ रजा गिलानी का घर जाना, फिर आसिफ जरदारी के स्विस केसेस, वो सबसे ज्यादा जो उनके लिए डेट्रीमेंटल रही है वो ये चीज रही है। तो देखते हैं कि क्या जो फाइनल मुसव्वदा है उसमें ये आता है, ये सारी चीजें ऐड होती हैं नहीं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का ये भी कहना है कि आर्टिकल 184 में तरमीम से चीफ जस्टिस का अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार खत्म किया जाए। और एक और अहम पॉइंट ये भी है कि अज़ख़ुद नोटिस लेने का इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास रहेगा। ये इस पर उन्होंने जोर दिया। और जो लास्ट पॉइंट है पीपल्स पार्टी का दिया हुआ वो है वफाकी आईनी अदालत का फैसला। इससे पहले कि आगे बढ़े, वफाकी आईनी अदालत के फैसले के अलावा जो अगर आप बाकी चीजें देखें ना, तो ये तकरीबन वही चीजें हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जब वो हम तरमीम हुई ज़ेरे गौर लाई गई तो ज़ेरे गौर लाई गई थी, मंजूर की गई थी। तो तकरीबन यूं कह लें कि इस एक शिक के अलावा बाकी तमाम चीजें पीपल्स पार्टी की सिमिलर है, उसको हम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नया नहीं कह सकते। अच्छा, इसके अंदर जो है आप देखें कि वो अपना पर्सनल जो उनका एक एक्सपीरियंस गुजरा है जुडिशरी के साथ पिछले एक दहाई में, उसकी झलक आपको मिलेगी। वो एक कहीं ना कहीं आपको उसका गुबार मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको उसकी एक तपिश नजर आएगी एज कंपेयर टू वो मुसव्वदा जो कि नून लीग की तरफ से है। वो टोटल ड्रास्टिक चेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हम नहीं देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर, वो ज्यादा बड़ा छेड़छाड़ नहीं जा रहे। तो अब आ जाते हैं जरा नून लीग के पॉइंट्स पे कि वो इस मुसव्वदे छेड़छाड़ तो यहाँ पे हुई होगी ना, ये जिस पे सारा इतराज हो रहा है और सारी इतनी जो टाइम लग रहा है। और वो है जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के अलावा 4 जजेस शामिल होंगे और जजेस की तकरीर से मुतल्लिक कमेटी में 12 अरकान शामिल होंगे। फिर उनका यह भी कहना है कि जजेस कमेटी में शामिल 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। तो यानी कि वो चाह रहे हैं कि सारी जो पावर है वो अरकान पार्लियामेंट या फिर सेनेट के मेंबरान के पास हो। एग्जैक्टली। देखिए ना, ये है इसको बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं आप। हम डिबेट इस पर कर सकते हैं कि क्या ये रिफॉर्म अच्छा रिफॉर्म है, बुरा रिफॉर्म है, इसका फायदा जुडिशरी को होगा या उल्टा नुकसान होगा, क्या इसके अंदर कहीं किसी
शख्स को, किसी ग्रुप को, किसी पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक या ग्रुप स्पेसिफिक या उसके खिलाफ या उसके हक में तो नहीं है, बात की बहस है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिफॉर्मेशन है। फिर जुडिशल काउंसिल में एक सेनेटर एक एमएनए होगा और फिर नून लीग की ये भी तजवीज़ है नाजरीन के जजेस की तैनाती आर्टिकल 175 में तब्दीली की तजवीज़ के साथ होगी और लास्टली उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। तो ये बुनियादी तौर पे वो सारे पॉइंट्स हैं जिस पे बड़ी लेदे हो रही है। कुछ पॉइंट्स पीटीआई को बड़ा ऐसे भी हैं, इतराज डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे हम शामिल नहीं कर सके, हम आगे चल के उस पर बात भी करेंगे, जिसमें हाई कोर्ट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल कि हाई कोर्ट्स के रोल को लेकर के कितना ज्यादा इस पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वहां पे कहा गया कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनकी तकर्री और उसके बाद उनकी जो इवैल्यूएशन है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, और अगर किसी एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग से मुतमईन नहीं है तो वो किसी एक हाई कोर्ट से केस किसी दूसरे हाई कोर्ट पर ट्रांसफर कर। अच्छा जी, ये एक बार फिर से जरा आप ही नरेट कर दीजिए कि मौलाना की तरफ जो सारी कुव्वतें खींची चली जा रही हैं उनमें ये किरदार है। बेसिकली इसको हम कहेंगे सियासत का सोलर सिस्टम है ये। तो मौलाना इज द सन एंड दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड मौलाना, तो ये इसको कहेंगे कि पॉलिटिकल सोलर सिस्टम है, उसमें मौलाना इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और यही बात जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी अवाम हो, वो देख रही है कि मौलाना का ऊंट किस करवट बैठेगा। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया कहीं ना कहीं दे दिया ही इज गोइंग देयर। अच्छा, अब आपको लग क्या रहा है मौलाना मकनातीस की तरह सबको खींच तो रहे हैं, लेकिन क्या ये पिछला बदला ले रहे हैं जो इनको इन्होंने इग्नोर कर दिया था, या फिर वाकई चाहते हैं कि सबको साथ लेके चला? देखिए, मुझे लगता है कि वो साथ तो ले जाना चाहते ही हैं, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं साथ साथ कि उनकी अहमियत अभी भी खत्म नहीं हुई है पाकिस्तानी सियासत में। वो रेलेवेंट तो है ही सही, बट वो इनएविटेबल नागुज़ीर भी हैं। तो मौलाना ने साबित कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन स्टूडियो, वहां पे अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौलाना ने अपना, कहते हैं ना हाथी के पैर के नीचे सबका पैर, मौलाना ने तो अपना पैर जो है वो रख दिया है। अब हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, जुनैरा, ये अब मौलाना का अचानक से ये कह देना कि मैं तो जा रहा हूँ, पीटीआई कह रही है कि वी आर नॉट गोइंग, हम वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, आपको लगता है, अब हमारे गेस्ट भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि फ्लिप हो सकता है बहुत बड़ा अगले चंद घंटों में? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बड़ी क्लियर पोजीशन, बल्कि बैरिस्टर गौहर की बात की ट्रांसलेशन अगर मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्टांस इज प्रीटी क्लियर कि एक स्मार्ट पोस्चरिंग पीटीआई की तरफ से आ गई है कि मुसव्वदे से तो हम एग्री करते हैं, लेकिन जिन हालात में आप हमारे साथ ये सब कर रहे हैं हम उससे एग्री नहीं करते, तो इसलिए बॉयकॉट की तरफ जा रहे हैं।